मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया जारी है, जिसमें अब जिलाध्यक्षों की सूची लगातार आती जा रही है और कल 18 जिलाध्यक्षों की एक सूची आई है, जिसमें से मध्य प्रदेश के अगर भोपाल में देखें तो भोपाल शहर से रविंद्र यति को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं भोपाल ग्रामीण से तीरथ सिंह मीणा को ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एकमात्र जो अभी तक महिला जिलाध्यक्ष बनी है वो नीमच से वंदना खंडेलवाल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और शिवपुरी में जसवंत जाटव को बनाया गया। जसवंत जाटव ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इसमें पार्टी संविधान को कुछ शिथिल किया गया है, क्योंकि पार्टी संविधान के मुताबिक 6 साल का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है, जिसकी जसवंत जाटव को आए हुए अभी 6 साल नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो अब तक 62 जिलाध्यक्षों में से 20 जिलाध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि 32 जिलाध्यक्ष के घोषित होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आज और कल में बाकी जिलाध्यक्ष भी घोषित किए जाने की संभावना जताई जा रही है और जैसे 32 से ऊपर जिलाध्यक्ष घोषित हो जाते हैं वैसे ही मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि अगले माह के शुरुआत तक मध्य प्रदेश को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार ओबीसी आरक्षण पर हाथ साफ करना चाहती है। इसका जवाब आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दिया और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। अरुण साव ने ये कहा कि कांग्रेस भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की राजनीति करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अधिकतम 50% आरक्षण दिया जा सकता है और उसकी पालना छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। जो नगरीय निकाय इलेक्शन होने वाले हैं, लोकल इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें ओबीसी को पूरा महत्व दिया जाएगा। जब टिकट वितरण होगा उसमें भी ओबीसी का ख्याल रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आरक्षण मिला है। जिला पंचायत अध्यक्ष में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे राज्य में 23 में से 16 जिले अनुसूचित क्षेत्र के जिले हैं, जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 50% से अधिक न हो, इसलिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीटें आरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष में नहीं हो पाया। पर हमारी पार्टी ने स्पष्ट रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, आज भी मीडिया के सामने कहा है, पार्टी की बैठक में कहा है कि पिछड़े वर्ग को जितनी सीटें पहले मिली थी उससे भी अधिक सीटें हम पार्टी की आंतरिक व्यवस्था में कर देंगे। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, कांग्रेस ने उसका विरोध किया है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी आज एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस केवल आरक्षण के नाम पे राजनीति कर रही है, ओबीसी को उकसाने का काम कर रही है, जबकि बीजेपी ने हमेशा हर वर्ग का ध्यान रखा है और बीजेपी आगे भी अपनी इस बात पे कायम रहेगी कि चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, सबका ध्यान बीजेपी रखेगी। तो ये संविधान के मुताबिक सारे आरक्षण की बात होगी, ये सरकार की तरफ से जवाब आया है। देखिए कि ये लोग जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनको भी मालूम है कि ये सब माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार हो रहा है। अगर हम लोग जो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन करके बहुत अच्छे से हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। इतना अच्छा शायद अन्य प्रदेशों में हुआ भी नहीं है और यहाँ पर जैसे मैदानी क्षेत्र में उनका आरक्षण बढ़ रहा है और जो मतलब 50% अनारक्षित सीट है उसमें वही लोग आएंगे चुन के, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा है नहीं, उनके पास लोगों को भरवाना है। तो फिलहाल चूंकि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द नगरीय निकाय चुनाव होने, लोकल इलेक्शन होने, नगर निगम के पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं, तो जो ओबीसी आरक्षण की बात है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पाले से उसकी आवाज तेज हो गई है। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में 15 जनवरी 2025 एक ऐतिहासिक दिन होगा। इसी दिन पार्टी मुख्यालय एक नई जगह शिफ्ट किया जाएगा, जो कि होगा 9 कोटला मार्ग, नई दिल्ली। करीबन 1978 से जो है कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड पर हुआ करता था। कई उतार चढ़ाव इस मुख्यालय ने देखे हैं और अब 15 जनवरी को कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन खुद संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी करेंगी, क्योंकि उन्हीं के द्वारा 2009 में यूपीए चेयरपर्सन
रहते हुए इसकी आधारशिला रखी गई थी। और आपको बता दें कि इंदिरा भवन इसको नाम दिया गया है, अत्याधुनिक सेवाओं से सुविधाओं से लैस है और कांग्रेस की जो बढ़ती संगठनात्मक और प्रशासनिक जरूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। अभी ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो शुरुआती में प्रशासनिक लेखा और कुछ अन्य विभाग को ही नए मुख्यालय में शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI जैसे जो संगठन कार्यालय हैं वो भी नए दफ्तर में शिफ्ट होंगे। तो एक कह सकते हैं कि करीबन 46-47 बाद जो है कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है उसका नया पता होगा 9A कोटला मार्ग, नई दिल्ली। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मकर संक्रांति के मौके पर पूरा बिहार दही चूड़ा के भोज में शामिल हो रहा है। वहीं राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। एनडीए ने कई भोज का आयोजन किया और अपने सहयोगी दलों को बुलाकर आपसी एकजुटता प्रदर्शित की। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमलावर हो गए। नीरज कुमार ने महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन पर सीधा हमला करते हुए साफ साफ आरोप लगाया कि आम तौर पे लालू राबड़ी परिवार के तरफ से दही चूड़ा का भोज दिया जाता रहा है और सहयोगी दलों को बुलाए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ऐसा न किया जाना ये साफ करता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहा नीरज कुमार ने, जरा गौर से सुनिए। सूर्य उत्तरायण होता है, आज लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। अब राजनीतिक मकर संक्रांति भी होने लगा है। अब जो मुझे प्राप्त मीडिया से जानकारी मिल रही है कि इंडी गठबंधन के घटक दल ने एक दूसरे को निमंत्रण ही नहीं भेजा। अलगाव की स्थिति पूरे देश के अंदर नहीं, बिहार में भी दिखाई पड़ रहा है। राजभवन मार्च में भी अलग थलग, मकर संक्रांति के दिन भी, और एनडीए के घटक दल जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं दल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे के कार्यकर्ता को बुलाया जा रहा है। तो यह तो स्वाभाविक है। लगता है जैसे कि इंडी गठबंधन के घटक दल के लिए सूर्य दक्षिणायन हो गए। तो सूर्य जब दक्षिणायन हो जाएंगे तो राजनीति में तो तुषारपात होने वाला है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चिराग पासवान के घर पहुंचे। हालांकि थोड़ा पहले पहुंच जाने की वजह से थोड़ी देर की मुलाकात के बाद वो वापस लौटे, जिसको आरजेडी ने मुद्दा बना लिया। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। जहां तक इस तरह के आयोजनों में आपसी मेल जोल की बात करें तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय से पहले पहुंच गए और औपचारिकता पूरी कर वापस लौट गए। क्या कहा आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव ने, जरा गौर से सुनिए। देखिए ना वहाँ क्या स्थिति है। जाने का 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घटक दल के साथियों के यहाँ 10 बजे ही पहुंच गए। ना पत्तल भी लगा था, ना टेबल कुर्सी, गए आए मुलाकात। ये क्या है? नूरा कुश्ती आपस में चालू है वहाँ, ठीक ठाक नहीं है और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। एक तरफ सियासी पारा गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। यानी दोनों घटक दल एक दूसरे पर इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों घटक दल में आपसी तालमेल की काफी कमी है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय के डीसी अविनाश तिवारी सहित 18 लोगों पर ईओडब्ल्यू के द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला जो है मुरैना जिले के सबलगढ़ अनुभाग के झंडूपुरा गांव में कॉलेज संचालित करने को लेकर है। यह फर्जी कॉलेज को लाभ पहुंचाने का मामला सामने आया है, जिसमें 400 BC सहित अन्य धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। सभी 18 प्रोफेसरों को भी मामले में संलिप्त किया गया, साथ ही सभी पर जांच बिठाई गई है। फिलहाल इस मामले में अपराध दर्ज किए जाने के बाद ईओडब्ल्यू के द्वारा पूछताछ की जा रही है और मामले का संज्ञान लेकर सरकार को भेजा जा रहा है। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, कब तक डीसी पर कार्रवाई करती है और प्रोफेसरों पर भी कब तक कार्रवाई की जाती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को बोलने से पहले पढ़ने की जरूरत है और जानकारी लेने के बाद ही उन्हें बोलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने 1978 में उनकी तरफ से शुरू की गई विश्वासघात की राजनीति को समाप्त कर दिया है। शरद पवार ने कहा है कि देश के गृह मंत्री ने कुछ बयान दिए हैं, मुझे लगता है कि उन्हें कुछ जानकारी के साथ बात करनी चाहिए। मैं 1958 से राजनीति में हूं, उन्हें शायद ये नहीं पता। शरद पवार ने कहा है कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे मंत्रालय में जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग थे। लोगों के विचार भले ही अलग थे, लेकिन हर कोई एक दूसरे को समर्थन देता था। एनडीए गठबंधन के भविष्य को लेकर शरद पवार ने कहा है कि अगले 10 दिनों में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एनडीए के साथ जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा है कि उनका एक भी सांसद पार्टी छोड़कर एनडीए में शामिल नहीं होगा, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर कहा है कि दिल्ली में हमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने की जरूरत है। ऐसे में कहीं ना कहीं शरद पवार इंडिया गठबंधन को नहीं तोड़ना चाहते और उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन का जो विस्तार हुआ था वो राष्ट्रीय चुनाव को लेकर हुआ था, लेकिन जो भी स्थानीय चुनाव होंगे और या फिर लोकल चुनाव होंगे उसको लेकर जो पार्टी है वो खुद फैसला लेगी, अपने तरीके से अपने रणनीति वो खुद बनाएंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए यहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया गया है। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी है, उन दोनों ने, बीएसपी ने तो खासकर अपने कैंडिडेट नहीं उतारने की बात कही है और वहीं कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। इन सब के बीच में सबसे ज्यादा रोचक ये रहा कि मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में जहां बीजेपी के तमाम नेताएं रेस में थे, वहीं वहां से चंद्रभान पासवान ने बाजी मारी है। ये पूरा अगर चुनाव को देखें तो अवधेश प्रसाद जो अयोध्या फैजाबाद के सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद वो भी पासी समाज से आते हैं, तो वहीं चंद्रभान पासवान भी पासी समाज से आते हैं। तो अगर देखें तो जिस तरीके से बीजेपी ने समीकरण तय किया है, ये पूरा विधानसभा का जो उपचुनाव है वो एकदम रोचक हो गया है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमित गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। आज मकर संक्रांति के मौके पर इंदौर में कई सारी जगहों पर आयोजन हुए, जिनमें पतंगबाजी और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। एक कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति मनाई और लोगों से कहा कि कंप्यूटर से बच्चों को दूर रह करके पारंपरिक खेलों में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर में हारने की आदत खत्म हो जाती है, वहीं पारंपरिक खेलों में हारने की भावना बनी रहती है, जिससे कि बच्चे डिप्रेशन में नहीं आते हैं। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं, क्योंकि रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, उनके जीवन में जल्दी निराशा आती है। इसलिए बहुत जरूरी कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत हो। वहीं नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम शहर के नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिला कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने भी भाग लिया और पारंपरिक खेलों का आनंद भी लिया। इस मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद है कि जिन्होंने पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में इस तरह का अभियान चलाया है कि मकर संक्रांति पर पारंपरिक खेलों का आयोजन हो। उन्होंने शहरवासियों और देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं, मकर संक्रांति का ये पर्व हम सब इंदौर वासियों को ऐसे ही ऊर्जा, शक्ति और आनंद देता रहे। मैं अपनी ओर से सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ये त्योहार आज आनंद उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।
धर्म एवं आस्था की नगरी वाराणसी में आज मकर संक्रांति का स्नान हो रहा है और आज मकर संक्रांति के स्नान के अवसर पर लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने वाराणसी में मां गंगा का स्पर्श किया, आस्था का डुबकी लगा करके पुण्य के भागी बने। वहीं दूसरी तरफ आज जिला प्रशासन काफी मुस्तैद देखा गया। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एवं उत्तर प्रदेश सरकार में पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भोर से ही निकल करके सड़कों पर यातायात व्यवस्था तथा दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए पूरे वाराणसी शहर का चक्रमण किया। आपको बता दूं कि वाराणसी के गदौलिया चौराहा, लहराबीर चौराहा, मैदागिन होते हुए नई सड़क एवं गिरजाघर चौराहे पर जा करके आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिलाधिकारी वाराणसी एवं पुलिस कमिश्नर वाराणसी तीनों लोगों ने एक साथ चक्रमण करते हुए लोगों को सहूलियत प्रदान किया। वहीं संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि आने वाले भक्तों को कोई परेशानी न हो। आज लाखों लोगों ने मां गंगा की गोद में डुबकी लगा करके आस्था का आज जो डुबकी लगाया है उसका पुण्य के भागी बने हैं और ऐसे में वाराणसी जिला प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी चुस्त दुरुस्त देखी गई है, जागरूक देखी गई है। किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए निरंतर चक्रमण करते हुए आज वाराणसी में देखे गए। इसी के मद्देनजर आज वाराणसी के समस्त अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल सड़क पर उतर करके सारा व्यवस्था देखा तथा आने वाले लोगों को कोई समस्या न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी दिया। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। हर घर की गूंज के साथ मकर संक्रांति का स्नान शुरू हो गया है और इस वक्त भारत एक्सप्रेस की जो टीम है वो अरेल घाट पे। भारत एक्सप्रेस कोशिश कर रहा है वो हर घाट का जायजा लेने का, कहाँ पे किस घाट पे क्या क्या तैयारियां हैं, कैसे कितने लोग आ रहे हैं। और इस वक्त हमारी ये टीम जो है वो अरेल घाट पर मौजूद है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार नजारा तो दिखाएं। क्या खूबसूरत शानदार नजारा है यहाँ से और बहुत ही ज्यादा भव्य दिव्य दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम अरेल घाट पे हैं। अरेल घाट यमुना नदी के ठीक किनारे पे है और आप उस पार अगर देखेंगे तो आपको फोर्ट दिखाई देगा, किला दिखाई देगा और उस तरफ जो है किला घाट है और हम उसके ठीक सामने यमुना नदी के पास हैं, अरेल घाट पे मौजूद है। अगर हम इस घाट की बात करें तो यहाँ पे सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है, जन सैलाब है। ऐसा लग रहा है लहरों की तरह लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालांकि अगर हम आंकड़ों की माने तो लगभग 12 बजे के करीब 1,60,00,000 लोग अब तक नहा चुके हैं। टीम की बात करें, फोर्सेस की बात करें तो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, एनएसजी के जो जवान हैं, कमांडोज हैं वो तैनात हैं कि जिससे किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति आए तो उसका सामना करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे फोर्सेस तैनात है। तो कोई भी घाट हो, हमारे कुछ सहयोगी संगम घाट पे मौजूद है, वहाँ का भी वो जायजा ले रहे हैं और हमारी ये टीम यहाँ अरेल पे मौजूद है, हम यहाँ का जायजा ले रहे हैं। पर हमें कोई भी तरह की कमी नहीं नजर आ रही। हमने लोगों से भी बातचीत करी और जितने भी श्रद्धालु आए हुए वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।